सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी साथी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर, अगत्ती में जनसभा को किया संबोधित। कहा, लक्षद्वीप अनेक संभावनाओं से भरा है। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध। पीएम ने तमिलनाडु को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा पहलुओं के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सहित गृह सचिव और सेना प्रमुख हुए शामिल। केंद्रीय गृह सचिव की आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक। शाम 7 बजे नॉर्थ ब्लॉक में करेंगी बैठक। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी जारी। बोर्ड में गलत तरीके से भर्ती और मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। और खेल में वनडे सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारत के सामने रखा 339 रन का लक्ष्य। फोएबे लिचफील्ड ने खेली शतकीय पारी। हरमनप्रीत कौर की सेना के सामने घरेलू मैदान पर हार के सिलसिले को तोड़ने की चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप अनेक संभावनाओं से भरा है, लेकिन आज़ादी के बाद लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सब चुनौतियों को अब सरकार दूर कर रही है। भले ही शिपिंग यहाँ की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहाँ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में लक्षद्वीप में अनेक विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं। पीएम ने मछुआरों की आय में इजाफे के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहाँ आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहाँ नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी
बढ़ने का मार्ग बना है। इससे पहले तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उनमें रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे माल ढुलाई और यात्रियों को ले जाने की रेल क्षमता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। इनसे त्रिची, श्रीरंगम, चिदम्बरम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, उथिरा कोसमंगई, देवीपट्टिनम, इरवाड़ी, मदुरै जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगी। पीएम ने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तिरुचिरापल्ली में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। पीएम ने तमिलनाडु में कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इनसे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। माला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।
ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के भारतीय दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। पीएम विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य समाज को समाहित करना, उनके भले के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा, युवाओं के विकास और देश के भविष्य के लिए बीते 10 साल में कई कदम उठाए गए हैं। Last 10 years, the numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline, so you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the country has grown to almost 1 lakh. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, डीजी एनआईए और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज, सुरक्षा पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव अजीत भल्ला ने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी अमानतुल्लाह खान सहित कुछ अन्य आरोपियों की कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। खबरों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ईडी द्वारा 8 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत डाले गए हैं। साल 2020 में सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने इस केस को सबसे पहले दर्ज किया था। इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर 2023 को भी ईडी द्वारा 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस में बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से कार्यों को लेकर भी प्रगति रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व
और अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। हर कोई अयोध्या आना चाहता है। पूरा देश राम में है। ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों तथा उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से अयोध्या नगरी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी। झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अगर कोई गड़बड़ी नहीं की है तो वे ईडी की जांच से भाग क्यों रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने उनको 6-7 नोटिस दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी आप सबको ध्यान में है कि वो शामिल नहीं हो रहे, उल्टे कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, कराया जा रहा है। भाई हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, इस बात की वो चिंता करते हैं। तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो साफा उसका जवाब देते। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन को खुद को पता है कि हम किस प्रकार से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है तो उसका सजा तो उनको मिलना है, ये उनको खुद पता है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 6-7 महीने में इंडी गठबंधन की गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वे सभी एक जगह बैठते हैं और चाय पीते हैं, फिर अगली बैठक की तारीख तय करते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडी जोड़ बना है, पिछले 6-7 महीना से हम देख रहे हैं उनका गतिविधि में क्या रिजल्ट है। एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर अगले एक मीटिंग का डेट तय करते हैं। यही ना होता है नतीजा, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं भी हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी के जितने लीडर हैं वो भी जानते हैं ये खाली टाइम किलिंग हो रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो वही होगा, उससे कुछ अलग मिलने वाला नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई योजना नहीं है और न कोई वैचारिक एकता है। ये पश्चिम बंगाल और देश के बाकी हिस्से के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक और तरीका है। I said people aren't fools. People know what is happening. A party who screams at the center, screams at the state that they are protesting, they are against TMC's corruption. And when you go to Delhi, when you are in a meeting with the India Alliance, everybody in TMC is very good people. It doesn't work like this. You can't have a compartmentalized mentality. So the people of West Bengal and India knows whom to choose in this coming Lok Sabha election. संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। वहीं दूसरी ओर से सभी आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर आगे सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उसी दिन आरोपियों की पुलिस कस्टडी की म्याद भी खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक आर सोएन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से शांति की दिशा में काम करने के लिए कहा ताकि मतदाता और उम्मीदवार बिना किसी डर के चुनाव में भाग ले सकें। पुलिस अधिकारियों को अपने नए साल के संदेश में सोएन ने कहा कि 2024 के लिए चुनौती ध्वस्त आतंकी तंत्र को किसी भी रूप में जड़ें जमाने या फिर से उभरने नहीं देना है।
पुलिस बल की भूमिका की सराहना करते हुए डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद के पिछले 3 दशकों में 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस देश में एक अद्वितीय पुलिस बल है, क्योंकि उस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादियों से लड़ने की कठिन जिम्मेदारी है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ओवैसी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करना है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्याय विदेश मंत्री डॉक्टर S.J. शंकर ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भारत कनाडा रिश्तों पर कहा कि खालिस्तानी मुद्दा दशकों का मुद्दा है, ये कोई नया विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी ताकतों को कनाडा की राजनीति में अधिक महत्व दिया गया है, जो न सिर्फ भारत से रिश्तों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि कनाडा के खुद के लिए भी हितकार नहीं है। The Khalistani issue is not a new issue. The Khalistani issue has existed for decades. The issue at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities which I think are damaging to the relationship. Clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लव कुश रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि लव कुश समाज की ओर से ये लव कुश यात्रा निकाली गई है, जो बिहार के सभी जिलों को कवर करते हुए 22 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेगी। इसमें सभी वर्ग, सभी समाज के श्री राम के भक्त लोग शामिल हैं। नए साल 2024 को लेकर लोगों का उत्साह अभी भी चरम पर है। लोग अलग अलग तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में काफी लोगों ने ताज के दीदार के साथ नए साल की शुरुआत की। नए साल को यादगार बनाने के लिए देश और विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक आगरा पहुंच रहे हैं। लोगों ने ताजमहल के साथ अपनी अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक की, साथ ही वीडियोग्राफी भी की। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक बगैर किसी नुकसान के 19 रन बना लिए थे। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद दमदार रही। पहले विकेट के लिए फोएबो लिचफील्ड और एलाइसा हिली के बीच 189 रन की साझेदारी सामने आई। एलाइसा 82 रन बनाकर आउट हुई, जबकि लिचफील्ड ने शतकीय पारी खेली और उन्होंने 119 रन का योगदान दिया। इन दोनों की इस पारी के बल पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 338 रन का स्कोर किया। हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति,
सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी।